तो अब तक आपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा। अब हम सीखेंगे कि नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को चूज़ कैसे करना है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम। नल हाइपोथेसिस के बारे में एक बात हम लोग जान लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस को हम हमेशा सिंपल लेने की कोशिश करते हैं। सिंपल लेने की कोशिश क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि अगर हमने नल हाइपोथेसिस को माना थीटा ग्रेटर देन 2 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मान लिया थीटा लेस देन 2, तो इसमें कोई भी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए, मान लो एच नॉट एक्सेप्ट हो गई, आपने कहा एच नॉट सही है, तो सही होने के बाद आपका रिजल्ट क्या निकला, यानी आपका आउटपुट क्या निकला? थीटा से बड़ा, थीटा 2 से बड़ा ये आउटपुट है। अब 2 से बड़ा थीटा कितना है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, या इनफाइनाइट तक कुछ भी। तो इससे हम किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचे जिससे हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाएँ। ये एक ऐसा नतीजा है जो बहुत ही वाइड है, इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि नल हाइपोथेसिस को हम सिंपल माने, ताकि अगर हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो तो हम इस नतीजे पर पहुँचें कि जो वैल्यू हमने नल हाइपोथेसिस में ली थी वो एकदम सही है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने का कॉन्सेप्ट मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। क्रिटिकल रीजन, एक क्रिटिकल रीजन होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, उसे लेकर मैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने का कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब हम रियल लाइफ सिचुएशन या प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, तो फिर से एक हम क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं और आप लोग देखिए नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो सकती हैं। ठीक है, सपोज कर लो कि एक कंपनी है, ये कंपनी अपना एक प्रोडक्ट बाजार में बेचती है और प्रोडक्ट बेचते समय इसको डेटा मिला कि इसके प्रोडक्ट का, इसके जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, जितनी भी इसकी शॉप्स हैं, उस पर जो बिकने का एवरेज है वो है 300 पीसेस पर वीक, यानी इसके इस प्रोडक्ट के 300 पीस हर सप्ताह में बिक जाते हैं। कंपनी ने सोचा कि हम इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करेंगे, एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाएगी एक, किस लिए? ताकि इस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो। अब एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाने के बाद कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर थे, सबसे एक छोटा सा सैंपल लिया गया। सैंपल लेने के बाद ये पाया गया कि अब कंपनी का जो वीकली एवरेज प्रोडक्ट सेलिंग है वो बढ़कर हो गया है 350, ये हो गया। इस कैंपेन को चलाने के बाद फिर से सैम्पलिंग की गई। सैम्पलिंग क्यों की गई? ये सब लोग आप जानते हैं, पूरी पॉपुलेशन की स्टडी हम नहीं करते हैं, सैंपल की स्टडी इसलिए करते हैं, टाइम बचता है, एक्यूरेसी अच्छी रहती है और पैसा बचता है। तो सैम्पलिंग करने के बाद ये बताया गया कि पॉपुलेशन का पैरामीटर म्यू, जिसको हमने नाम दिया था एवरेज वीकली सेल, वो अब की बार बढ़कर 350 हो गई। अब आपको टेस्ट करना है कि ये एडवर्टीजमेंट कैंपेन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। डेटा देखकर नहीं बताएंगे आप, टेस्टिंग करके बताएंगे, क्योंकि हो सकता हो कि हमने ये जो सैंपल्स लिए थे ये उन स्टोर्स के ले लिए हो जहाँ पर सेल बढ़ी हो और जहाँ पर घटी हो वहाँ के हमने ना लिए हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग सैम्पलिंग कैसे करेंगे? रैंडम सैम्पलिंग करेंगे और हम टेस्ट करके बताएंगे कि ये जो सेल है वीकली सेल, ये इंक्रीमेंट हुई है कि नहीं हुई है। तो अब हम आते हैं हाइपोथेसिस को बनाने पर। तो हमने अभी कहा था कि एच नॉट को हम हमेशा सिंपल रखते हैं। तुम लोग सोचो थोड़ा सा और बताओ कि एच नॉट को हम यहाँ पर क्या लें। हाँ, बिल्कुल सही बताया, एच नॉट को हम यहाँ पर 300 मानेंगे, यानी हम मानेंगे कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन सक्सेसफुल नहीं रहा। तो सक्सेसफुल नहीं रहेगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा? जितना प्रोडक्ट पहले बिकता था उतना अभी बिकेगा। अब ये बात आपके मन में रहनी चाहिए कि हमको एच नॉट कैसी लेनी है? सिंपल लेनी है। तो इस, अब यहाँ पर अगर कोई इसको ग्रेटर देन या लेस देन ले लेता तो फिर वो गलत हो जाता। तो एच नॉट को हमने हमेशा सिंपल रखना है, ठीक है। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए? इसको हम लोग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं एच नॉट को। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एडवर्टीजमेंट कैंपेन वॉज अनसक्सेसफुल, यानी कि ये सक्सेसफुल नहीं रहा, अनसक्सेसफुल। H1 में क्या लिखेंगे? एडवर्टीजमेंट कैंपेन वॉज सक्सेसफुल, जो ये कैंपेन चलाई गई ये सक्सेसफुल रहा। तो सक्सेसफुल कब माना जाएगा? इन मैथमेटिकल नोटेशंस, जब हमारा एवरेज सेल 300 से बढ़ जाए।
क्या कोई और पॉसिबिलिटीज़ है H1 के होने की बढ़ने के अलावा? देखो 300 प्रोडक्ट तो उसके पहले ही बिक रहे थे जब उसने कोई ऐड नहीं कराया था, तो ऐड कराने पर क्या क्या हो सकता है? या तो उतना ही रहेगा जितना पहले बिक रहा था, और या तो फिर बढ़ जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराएं और उसकी सेल घट जाए? इम्पॉसिबल। तो अब की बार H1 कैसे ली गई ये आपको समझ में आई? सब लोग बताओ। यस सर। यस सर। चलो अब हम एक टू टेल्ड का रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं जिसमें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सपोज कर लो हमारे पास 10 पेशेंट हैं, हमने इन 10 पेशेंट का बीपी ले लिया, सबका बीपी हमने ले लिया, फिर हमने इनको एक मेडिसिन दी, इन 10 पेशेंट को हमने एक मेडिसिन दी और हमने फिर से इनका बीपी ले लिया। ये था बिफोर और ये है आफ्टर। तो जब हमने इन पेशेंट का 2 बार बीपी लिया, तो अब हमको टेस्ट क्या करना है कि इस मेडिसिन का इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। तो तुम लोग सोच के बताओ H0 में क्या मानेंगे। मान लो इधर का एवरेज बीपी हम लिख देते हैं 110, ये एवरेज बीपी है इस तरफ का, तो H0 में हम लोग क्या मानेंगे? सर यही लेंगे 110। सर यही लेंगे 110। यानी हम लोग H0 में लेंगे 110। यस सर। यस सर। सबके आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। और H1 में क्या लेंगे? तो अब H1 में हम देख सकते हैं कि बीपी दवा के बाद बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ बढ़ेगा ही, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर हमारी जो H1 होगी वो होगी म्यू इज नॉट इक्वल टू 110। अब आपको समझ में आया कब वन टेल लेना है, कब वन टू टेल लेना है, कब टू टेल लेना है। हाँ, सर एक्सक्यूज मी, सर बीपी सेम भी तो रह सकता है। रह सकता है, तो वो तो यहाँ लिया ही गया है, रह सकता है तो वो तो यहाँ लिया ही गया है। आपकी बात में आपने कहा बीपी सेम रह सकता है, तो वो तो हमने ऑलरेडी H0 में मान लिया कि बीपी सेम है। सेम ना होने का मतलब मेडिसिन का कोई ना हो। ओके सर, ओके, समझ गया सर, समझ गया। तो आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, हाँ सर घट क्यों नहीं सकता है? सर घट क्यों नहीं सकता है सर? तो कह रहे घट रहा है, यहाँ नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ? बढ़ भी सकता है और नहीं सर, जो ऊपर एडवर्टाइजमेंट वाला क्वेश्चन था एडवर्टीजमेंट उसमें में घट क्यों नहीं सकता? अच्छा तुमने एक शॉप खोली, सपोज कर लो तुम्हारी शॉप पे कोई प्रोडक्ट है जो हर हफ्ते 100 पीस बिक रहा है, फिर तुम जाओ पंपलेट छपाओ और पूरे गांव में बांट दो। अपने गांव में पंपलेट बांटने के बाद क्या ये 100 से कब घट जाएगा? क्योंकि पहले ही 100 बिक रहा था जब तुमने कोई प्रचार नहीं किया था। बताओ। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि हमने एक बच्चे का ट्यूशन लगवाया और ट्यूशन लगवाने के बाद उसके नंबर बढ़ने की बजाय घट गए। इससे अच्छा तो पहले ही था जब ट्यूशन नहीं लगा था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अच्छा, यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो अब आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस समझ में आ गई है, और ये सिंपल कैसे होती है और कंपोजिट कैसे होती है ये समझ में आ गया है। और आपको हाइपोथेसिस को कब क्या लेना है, कब आपको उसको इक्वल टू लेना है, नल को सिंपल लेना है, और जो हमारी कंपोजिट हाइपोथेसिस है वो हमेशा हम अल्टरनेटिव में रखेंगे। ठीक है। और इसका ये मतलब नहीं कि अल्टरनेटिव हमारी सिंपल नहीं हो सकती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी सिंपल हो सकती है। हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि अल्टरनेटिव सिंपल कैसे हो सकती है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन क्या होता है हम पहले ये समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। क्रिटिकल रीजन का एक और नाम है रीजन ऑफ रिजेक्शन, यानी ये ऐसा रीजन है जिसमें हम चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। हाइपोथेसिस के केसेस में हमको डिसीजन लेना होता है। क्या डिसीजन लेना होता है? H0 और H1 हमारे पास दो हैं, हम या तो इस H0 को एक्सेप्ट करते हैं या फिर हम इस H0 को रिजेक्ट करते हैं। दूसरा डिसीजन ऑटोमेटिक हो जाता है। हमने अगर इस H0 को एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब H1 को क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट, क्योंकि ये उसकी उल्टी है, उसकी अपोजिट हाइपोथेसिस है। तो एक को अगर एक्सेप्ट करोगे तो दूसरे को रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। दो अपोजिट चीज़ें हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? और अगर हमने H0 को रिजेक्ट किया तो हमको H1 को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी हम अपना डिसीजन हमेशा H0 के आधार पर ही लेते हैं, H0 एक्सेप्ट है कि H0 रिजेक्टेड है। ओके। तो अब हम आपको यहाँ पर एक सिचुएशन बता रहे हैं। सपोज कर लो ये हमारा एक रीजन है। ओके। इस रीजन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने कहा अगर हमारी H0 रिजेक्ट हो रही है तो इस रीजन में जा रही है, और अगर एक्सेप्ट हो रही है तो इस रीजन में जा रही है।
जिस रीजन में रिजेक्ट हो रही थी उसको हमने नाम दे दिया ओमेगा, और जिसमें एक्सेप्ट हो रही थी उसमें नाम दे दिया ओमेगा कॉम्प्लीमेंट। तो इस वाले रीजन को कहा जाता है रीजन ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि ये रीजन हमने कब लिया, जब हमारी हाइपोथेसिस क्या हो रही थी, रिजेक्ट। रीजन ऑफ रिजेक्शन, जब हमारी हाइपोथेसिस क्या हो रही थी, रिजेक्ट हो रही थी, तब हमने इस रीजन को लिया। अब हम इस रीजन को प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझते हैं कि कैसे हमारा आएगा रीजन ऑफ रिजेक्शन। तो सपोज कर लो हमने एक कॉइन दिया आप लोगों को टॉस करने के लिए, और हमने कहा इस कॉइन को 10 बार टॉस करो। तो 10 बार टॉस करने में सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं, देखो हम यहाँ पर सिचुएशन लिख रहे हैं हेड और टेल की। हो सकता हो कि किसी बच्चे के 5 हेड और 5 टेल आ जाए, हो सकता हो ऐसी सिचुएशन हो सकता हो ऐसी सिचुएशन हो सकता हो ये सिचुएशन हो। रिवर्स कर लेते हैं, ये भी सिचुएशन हो सकती है, 4 हेड और 6 टेल आ जाए, 3 हेड और 7 टेल आ जाए, 2 हेड और 8 टेल आ जाए। ठीक है, ये सारी सिचुएशंस हैं। अब हम इसको जरा ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, सपोज करो इधर हेड 0 है और इधर टेल 0 है, यानी इस लाइन पे हम अगर इधर की तरफ बढ़ेंगे तो हेड बढ़ता जाएगा, और अगर इधर की तरफ बढ़ेंगे तो हेड घटता जाएगा। ओके, बीच वाली सिचुएशन में हेड 5 पे है और टेल 5 पे है। तो जब किसी सिक्के में 5 हेड और 5 टेल आए और हमको ये टेस्ट करना था कि ये सिक्का आइडियल है या नहीं, यानी कि हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है कि नहीं, तो ये तो एग्जैक्ट और परफेक्ट कंडीशन हो गई। इस सिचुएशन में तो हमेशा आइडियल रहेगा सिक्का, और ये हमारी बीच वाली लाइन है जिसमें 5 हेड और 5 टेल हमने शो कर दिए हैं, ऊपर वाला हेड नीचे वाला टेल है। अब जरा इसके पीछे आते हैं, अगर किसी के सिक्के में 6 हेड आ जाए और 4 टेल आ जाए तो हम सिक्के के बारे में कमेंट क्या करेंगे। हो सकता हो किसी सिचुएशन से हेड टेल अलग अलग हो गए हों। क्या कभी ऐसा होगा कि हर बार हम सिक्के को टॉस करें और हर बार हमको यही सिचुएशन मिले? ऐसा हो सकता है क्या? असंभव। 10 बार सिक्के को टॉस करने पर हमेशा 5-5 बार हेड और टेल मिले, ऐसा मुश्किल है। तो इसका मतलब सिचुएशंस और भी होंगी। तो इस सिचुएशन को हमने देखा कि चलो ठीक है, हो सकता हो कि हेड एक ज़्यादा हो गया हो, टेल एक कम हो गया हो, या हो सकता हो हेड 2 ज़्यादा हो गए हो, टेल 2 कम हो गए हो। सिमिलरली ये भी हो सकता हो कि अब की बार हेड हमारे कम हो जाएं और टेल ज़्यादा हो जाएं, या ये भी हो सकता है कि हेड हमारे और कम हो जाएं और टेल और ज़्यादा हो जाएं। तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं हमको सिक्के में किसी कमी की तरफ इशारा नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये सिचुएशंस तो नॉर्मल है। जब सिक्का हम टॉस करेंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि सारे के सारे हेड आ जाएं और टेल 0 हो जाए, और सारे के सारे टेल आ जाए हेड 0 हो जाए। ये सिचुएशन हमारी क्रिटिकल सिचुएशंस हैं। ये सिचुएशन होने का मतलब सिक्के में ज़रूर कुछ गड़बड़ी है, और यहाँ पे ये सिचुएशन तो तभी अकर हो सकती है जब सिक्के के दोनों साइड पे एक ही चीज़ हो, तभी तो 10 बार आ सकता है। 10 में से एक बार तो हेड, अगर 10 हेड आए तो एक तो टेल आना चाहिए था। मेरी बात को सब लोग समझ रहे हैं? तो हम इसमें से कौन सा वो रीज़न लें जब हम ये कहें कि ये सिक्का अच्छा नहीं है, गुड नहीं है? तो हम एक सिचुएशन और बना रहे हैं। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ हेड को रखा है 8 और टेल को रखा है 2, और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ हेड को रखा है 2 और टेल को रखा है 8। तो 8 और 2 की भी सिचुएशन लगभग वैसी ही है कि कॉइन को टॉस करने पर ये सिचुएशन भी रेयरली अकर करेगी। तो चलो हम इसको बाउंड्री मान लेते हैं, और हम कह रहे हैं इसके बाद का जितना भी एरिया है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि इसमें जो चीज़ होने जा रही है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगी। और तुम सब लोग ट्रायल करके देखना, 10 बार सिक्के को छानना, अगर किसी का 9 और ये 1 और 9 वाला केस मिल जाए, या 9 और 1 वाला केस, और इसी के साथ 10 और 0 वाला केस मिल जाए, तो मुझे बताना। तो हमने कहा कि सिक्के में 8 हेड तक आने तक को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलो तब तक सिक्का हमारा अच्छा है। किसी गड़बड़ी की वजह से या रैंडम कॉजेज़ की वजह से ऐसा हुआ होगा कि हेड या टेल बढ़ गए और दूसरा कम रह गया। लेकिन इसके ऊपर बढ़ने पर हम सिक्के को तुरंत क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। क्या रिजेक्ट कर देंगे? कि वो 1/2 प्रोबेबिलिटी होल्ड नहीं करता है, यानी उस पे से कोई एक नंबर हेड या तो ज़्यादा बार आ रहा है और या तो टेल ज़्यादा बार आ रहा है। तो जब हमने सिक्के को रिजेक्ट किया तो इस रीजन को हम नाम क्या देंगे? रीजन ऑफ रिजेक्शन। अब इस रीजन ऑफ रिजेक्शन को हम लोग ज़रा लिख कर देखते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, रीजन ऑफ रिजेक्शन हमारा एक सेट है, सेट में हमने लिखा, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, यहाँ पर एक्स लिखेंगे। हमने लिखा एक्स, जहाँ पर एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड है। और हमने कहा कि अगर एक्स हमारा
ग्रेटर हो जाए 8 से और x हमारा अगर लेस हो जाए 2 से, इक्वल टू भी लगा लो, 8 के बराबर या 8 से बड़ा हो जाए, यानी नंबर ऑफ हेड 8 के बराबर या 8 से ज़्यादा हो जाए, या फिर 2 के बराबर और 2 से कम हो जाए, तो हम उसको कहेंगे रीजन ऑफ रिजेक्शन। और एक्सेप्टेंस रीजन ओमेगा बार क्या बनेगा? ओमेगा बार बनेगा x सच दैट x लाइज बिटवीन 7 to 3, यानी अगर क्वाइन पे 3 से लेकर 7 तक हेड आ रहे हैं तब तक हम सिक्के को एक्सेप्ट करेंगे और ये कहेंगे कि ये सिक्का हमारे लिए अच्छा है